नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी दो सहेलियों की कहानी है। किस तरह से भाग्य 56 भोग की थाली लेकर सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन इंसान अपनी तकदीर, अपनी बदनसीबी के कारण उस 56 भोग की थाली को सामने से दूर हटा देता है। कुछ इस तरह के भाव लिए हुए यह कहानी है। कहानी का नाम है तकदीर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मंगल कार्यालय के बड़े से गेट में से 5-6 बड़ी बड़ी कारें एंटर हुई। उसके साथ ही पीछे पीछे 5-6 स्कूटर्स भी अंदर आई। कार्यालय के किचन में बैठकर सलाद के लिए ककड़ी काट रही कुसुम जी चट से उठी, हाथ धोके अपने आंचल से पोंछती हुई वे मैनेजर के रूम की तरफ बढ़ चली। जगदीश अभी तक आया नहीं था। अब उसके आने की कोई संभावना भी नहीं थी। अपनी गैर हाजिरी में कुसुम जी बहुत अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ये जब से उसे मालूम पड़ा है तब से जगदीश अपने काम के प्रति और भी लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गया है। पड़ा होगा किसी देसी दारू के अड्डे पे या बैठा होगा अपने दोस्त प्रकाश के कमरे में सिगरेट फूंकता हुआ, 3 पत्ती खेलता हुआ। जाने दो। कुसुम जी का मन अब इन संवेदनाओं से इतना परे हो गया है कि उन्हें इन सब बातों का न तो दुख होता है और न ही खेद लगता है। जाने दो। विवाह समारोह के अवसरों पर उनका पूरा समय मंगल कार्यालय में ही बीतता। उन्होंने अब तय कर लिया था कि जो समय अपने हाथ में है बस उसे हंसी खुशी से बिताना, बस वर्तमान में जीना, न कल की चिंता करना और न ही उस विचार में अपने मन को घुलाना। मंगल कार्यालय में उनका समय चुटकियों में बीत जाता। विवाह समारोह जैसा कोई कार्य न हो उस समय वे बाजार में शॉपिंग करते हुए या यूं ही विंडो शॉपिंग करते हुए घूमती। खास करके कपड़ा मार्केट में शोकेस में टंगी हुई सुंदर महंगी महंगी साड़ियों को देखकर वे मन ही मन कल्पना करती कि उन साड़ियों में सजी धजी वे खड़ी हैं। बाजार में महंगे फर्नीचर के शोरूम्स के वहां से गुजरते हुए सोचती, उनका घर इन शोरूम में रखे हुए इस फर्नीचर से सजा हुआ है। उनका मन कल्पना में उड़ान भरता और सोचता कि इसी तरह से महंगे फर्नीचर से सजा हुआ बंगला और दामी साड़ी में सजी हुई वे उस बंगले में मजे से रहती हैं। कुसुम जी को आजकल एक और नई ही आदत लग गई थी। मंगल कार्यालय में जिस परिवार की शादी होती उस परिवार की मुख्य स्त्री से वे अपने आप का एक रूप, अपने आप को उसी की जगह रखकर देखने लगती। मन ही मन वे अपने आप को इस तरह के खेल में उलझाए रखती। कभी वे लड़के की माँ बन जाती, कभी दुल्हन की माँ बन जाती और फिर अपने होने वाली बहू या अपने होने वाले जमाई के बारे में वो बहुत बारीकी से छानबीन करने लगती। विवाह समारोह का हर संस्कार वे आंखों में उत्कंठा लिए हुए, मन में एक अतृप्ति का भाव लिए देखा करती। उनका इस तरह से विवाह संस्कार को देखते रहना कभी कभी वर पक्ष या वधु पक्ष की किसी स्त्री को रास न आता, तब वह अपने किसी संबंधी के कान से लगकर धीमे से कहती, देख तो कैसी देख रही है ये, नजर न लगा दे कहीं। ऐसी बातें कई बार सुनाई दे जाने पर भी कुसुम जी सुनकर अनसुनी कर देती और उसी जगह पे अपना आसन जमाए बैठी रहती। उनके इस बर्ताव की मंगल कार्यालय के काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले, इलेक्ट्रीशियन आदि सभी उनका खूब मजाक उड़ाया करते। उन लोगों को उनके इस बर्ताव की आदत तो हो गई थी, फिर भी वे उनका हर समय हर बार नए से मजाक उड़ाया करते। कभी कभी कोई व्यंग से पूछ भी लेता, आज आपके लड़के का विवाह है या लड़के का? क्यों कुसुम जी? कुसुम जी का विवाह, उनका विवाह तो घर की साधारण साड़ी में ही हुआ। नई साड़ी तक नहीं पहनी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अनाथ आश्रम से भागकर जगदीश के साथ में मंदिर में विवाह जो रचाया था। जगदीश के 4-5 दोस्त आए थे। उसके बाद में वे लोग सब होटल में भोजन करने के लिए चले गए थे। शादी के बाद में शानदार रिसेप्शन करेंगे, बढ़िया बनारसी साड़ी खरीदी जाएगी तुम्हारे लिए और अच्छे गहने बनवाऊंगा। जगदीश ने विवाह से पहले आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही
मकान मालिक ने बहुत महीनों का किराया बकाया होने की वजह से जगदीश का सामान उसके कमरे से बाहर फेंकवा दिया। फिर नया रूम ढूंढना, उसके लिए एडवांस का काफी सारा पैसा जमा करना, इसमें ही एक आध महीना बीत गया और इस झमेले में उनका रिसेप्शन वो रह ही गया। बाद में कुसुम जी ने अपनी कमाई से अपनी पसंद के बहुत सारे जेवर बनवाए, लेकिन बाल न बच्चा। उनके घर में कभी कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। उनकी जिंदगी में कभी ऐसा अवसर आया ही नहीं जब वे जेवर बढ़िया कपड़े पहनकर शान से किसी कार्यक्रम की अगवानी करती और आए हुए मेहमान उनकी तरफ कौतूहल मिश्रित कुछ ईर्ष्या से देखते, या कि लोग प्रशंसा के भाव लेकर उनकी तरफ देखें या उनके कार्यक्रम की प्रशंसा करें। जगदीश इस मंगल कार्यालय का मैनेजर था। कई सारी नौकरियों को छोड़ते आखिर वह जाकर इस मंगल कार्यालय के मैनेजर पद पर आकर टिक गया था। तब मंगल कार्यालय के रसोई घर में जो मुख्य महाराज थे काम करवाने वाले, रसोई बनाने वाले, उनकी सहायता का काम कुसुम जी को मिला। वे सब्जियां काट देती, मिक्सर चलाने का काम कर देती और फिर जब मेहमानों की पंगत बैठती तो उसमें वो परोसनदारी का भी काम कर लेती। फिर धीरे धीरे कुसुम जी के काम में और उनके पद में भी बदलाव आता गया। पहले वे किचन के मुख्य रसोई की सहायता करने वाली एक स्त्री के रूप में काम करती थी, लेकिन अब बहुत जरूरी हो या काम करने वालों लोगों की कमी हो, ऐसी स्थिति में ही वह किचन में जाकर कुछ सब्जियां वब्जियां काट देने का काम संभाल लेती थी। वरना अब वे केवल मैनेजर की पोस्ट वाला काम करती, यानी कि एक जगह पे कुर्सी लेकर बैठ जाती और वहां से हर चीज की देखरेख करती। समारोह के मौकों पर चाय, नाश्ता, भोजन आदि का प्रबंध और मंगल कार्यालय के नाम और साख के अनुरूप सारा व्यवस्थापन अच्छे से करवाना, अब यही उनका काम रह गया था। जगदीश तो नाम के लिए मैनेजर है, सारी व्यवस्था तो अब कुसुम जी के हाथों में ही आ गई है। सब कुछ वही संभालती हैं। मंगल कार्यालय के ओनर तो जगदीश को काम से निकालने वाले थे, क्योंकि जगदीश बहुत शराब पीने लगा था। उसकी शराबखोरी के कारण और वह काम पर अक्सर नदारद रहता। मंगल कार्यालय में मेहमान आ जाते, लेकिन जगदीश वहां पर कई बार अनुपस्थित रहता। जाने अनजाने में ही कुसुम जी धीरे धीरे जगदीश की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती गई, उससे ज्यादा अच्छी तरह से। फिर मंगल कार्यालय के मालिक ने भी इंसानियत दिखाई। नाम मात्र के लिए जगदीश मैनेजर रह गया। वैसे कभी कभार जगदीश मंगल कार्यालय में आता रहता है, आता भी है तो उसके आने से पहले ही शराब की गंध उसके आने की सूचना दे देती है। आता है तो कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, शराब के नशे में ही रहता है, आंखें भी चढ़ी हुई रहती है। ऐसे शराबी पियक्कड़ के रूप में सबके सामने प्रस्तुत होने से तो अच्छा है कि जगदीश सबके सामने आए ही ना। कुसुम जी अक्सर मन ही मन सोचा करती हैं। उनको लगता है कि कार्यालय में जो लोग हैं वो सब उन्हीं को देख रहे हैं और उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। वे मन ही मन संकोचा जाती हैं। उन्हें काम का टेंशन नहीं रहता है, लेकिन हाँ, लोग उनके तरफ जो तरस भरी नजरों से देखते हैं वो उन्हें बहुत खलता है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेजबान, मेहमान, सब लोग, दोनों परिवार के लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, लेकिन पहले लड़की वाले लोग ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेजर के रूम में जगदीश हमेशा की तरह था ही नहीं, नदारद था। कुसुम जी को अच्छा ही लगा। वे मैनेजर के कमरे में गई और वहां से पूरे कार्यालय के लाइट, पंखे, सारे स्विच सब चालू कर दिए। घराती सब लोग अपना अपना सामान लेके एक एक रूम में जाकर सेट होने लग गए। अब उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो सामान भंडारगृह से निकाल कर देना, ये काम था। गद्दियाँ, चादरें, तकिए, तकिए के गिलाफ, रजाइयाँ, हल्की चादरें, खेस, चांदी के बर्तन, अलमारियों की चाबियाँ। कार्यालय बुकिंग करने के लिए घराती में से जो व्यक्ति आया था वो अपने हाथ में सामान की लिस्ट लेकर खड़ा था। कुसुम जी ने उसके पास पहुंचकर एक नौकर को बुलाया और उसकी लिस्ट के अनुसार उसे सारे सामान निकाल कर देने लगी। मैनेजर रूम में से निकलकर कुसुम जी बाहर मुख्य हॉल में पहुंची। वहां पर कुर्सियां जमाने का काम चल रहा था। कार्यालय के कमरे
और मुख्य मंडप हॉल, इनके बीच की जगह में 2.5 फीट ऊंचे और 6 फीट चौड़े ऐसे चबूतरे से बनाए गए थे और इन चबूतरों से लगकर षटकोण के आकार में बने हुए ऊंचे ऊंचे खंबे छत तक चले गए थे। उन खंभों की नक्काशी देखते ही बनती थी। उन्हीं में से एक चबूतरे पर कुसुम जी बैठ गई। तभी एक रूम में से नौजवान लड़कों का एक झुंड हंसते खिलखिलाते बाहर निकले। सभी देखने में भी बड़े भले लग रहे थे। वे लोग कुसुम जी के पास से होकर आगे निकल गए। वे निकल गए फिर भी एक खुशनुमा खुशबू अपने पीछे छोड़ गए। झुंड के बीचों बीच जो लड़का है उसी की शादी होनी चाहिए, वही दूल्हा होगा। उन सबकी बातों से कुसुम जी ने यह अंदाज बांध लिया, अगर वही दूल्हा है तो कितना खूबसूरत दिख रहा है वो। अपनी जवानी के दिनों में जगदीश भी ऐसा ही खूबसूरत दिखाई देता था। पिक्चर्स के किसी भी हीरो से अधिक खूबसूरत दिखता था जगदीश, इसीलिए तो मैं उसके ऊपर फिदा हो गई थी। कुसुम जी बैठी बैठी सोच रही थी। लेकिन इस दूल्हे बने लड़के के चेहरे पर जो मृदुता, जो मासूमियत थी, वैसी मासूमियत और मृदुता जगदीश के चेहरे पर कभी नहीं थी। बैठे बैठे कुसुम जी की आंखों के सामने उनका भूतकाल की घटनाएं उनकी आंखों के सामने से सरकती गई। जगदीश के बातचीत करने के लहजे में, उसके खड़े रहने के अंदाज तक में एक तरह की लापरवाही और उद्दंडता हमेशा दृष्टिगोचर हुआ करती थी। अब उसकी खूबसूरती और जवानी भले न रही हो, लेकिन उसकी वह बेफिक्री और उद्दंडता अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है। तब उसके खूबसूरती के आकर्षण में बंधकर ही तो उन्होंने अपना सारा जीवन उस पर निछावर कर दिया था। लेकिन तब से उनकी अपनी जिंदगी ही एक निछावर बन के रह गई थी। सोचते सोचते कुसुम जी के मुंह में कड़वाहट घुल गई। उन्होंने बड़े प्रयास के साथ में उस कड़वाहट को निगल लिया। घराती लोगों का आना जारी था। लड़की वाले अच्छे रईस दिखाई दे रहे थे। एक सुंदर सी स्त्री दाखिल हुई, महंगी बनारसी साड़ी पहनी हुई, सारा शरीर गहनों से दप दप करता हुआ, हीरो के टॉप्स, हीरो की ही लौंग, गले में बहुत ही सुंदर नाजुक सा हीरो का हार। इसी के तो कहीं शादी नहीं है? यही तो दुल्हन नहीं है? नहीं नहीं, दुल्हन के हिसाब से तो थोड़ी बड़ी लग रही है। पूरे समय कोई न कोई आकर उससे कुछ न कुछ पूछ रहा था। दूल्हा या दुल्हन की बड़ी बहन हो सकती है। हाँ, बहन ही होगी। कुसुम जी उस स्त्री का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। कितना प्रसन्न लग रहा है, कितना पॉजिटिव लग रहा है उसे देखकर। चेहरा कुछ देखा वाला लग रहा है, परिचित सा। लेकिन मैं इसे कहाँ मिली हुई हो सकती हूँ? कुसुम जी लगातार सोच में पड़ी हुई है कि कहाँ देखा है इसको। अपने दिमाग को जोर दे दे के उन्होंने थका डाला। वे बार बार मुड़ मुड़ कर उसी को देख रही हैं और जितनी बार देखती हैं उतनी बार लगता है कि निश्चय ही इसकी और मेरी पहचान है, और बहुत पुरानी पहचान है। निश्चित ही मेरे परिचित है कोई, और पहचान भी बहुत निकट की रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैंने समय बिताया हुआ है, लेकिन कहाँ, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कुसुम जी अपने दिमाग को जोर दे देकर अपने आप पर ही झल्ला रही थी। तभी फुल सूट में एक गोरा गुलाबी आदमी उसके पास आ पहुंचा। इसका पति होगा, मन ही मन अंदाज लगाते हुए कुसुम जी सोच रही थी। देख रही थी उन दोनों की तरफ और उन दोनों का निरीक्षण किए जा रही थी। माथे पर से बाल कम होते होते अब उसका मस्तक पर चांद दिखाई देने लगी है। इस एक बात को छोड़ दो तो कहीं से भी वह आदमी बड़ी उम्र का नहीं लग रहा है। उसकी उम्र का अंदाजा नहीं आ रहा है। वह अपनी पत्नी से हाथ हिला हिला कर और चेहरे से कुछ संकेत कर कुछ बता रहा है। पत्नी भी उससे इसी तरह से हाथ हिलाकर, हाथों के इशारे करके और चेहरे से कुछ संकेत करके उससे बातचीत कर रही है। यानी कि ये आदमी गूंगा और बहरा है। ये अशोक तो नहीं है? अरे हाँ, सच वही तो है। शर्मा जी का लड़का और जोशी जी की लड़की की तो शादी है। निश्चय ही ये शर्मा ही है, अशोक शर्मा, पक्का। थोड़ी देर पहले वो झुंड जो गया था लड़कों का, उसमें जो दूल्हा था वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। गूंगा बहरा नहीं है वो। और
ये ये पुष्पा पुष्पा है ये। अचानक अंधेरे में स्विच ऑन करते ही जैसे बल्ब जल उठता है और पूरा कमरा रोशनी से नहा उठता है। बिल्कुल वैसे ही कुसुम जी की नजरों के सामने एकदम सारी बातें क्लियर हो गई, साफ हो गई। कितने साल हम लोग साथ में रहे, एक साथ रहे, एक साथ खेले कूदे, लड़ाइयाँ भी की। ऐसे कैसे भूल गई मैं इसे। शुभदा भाभी, आदित्य बुला रहा है। हरे रंग का रेशमी कुर्ता और पजामा ही पहनना है ना उसे अभी सगाई के फंक्शन में, ये पूछ रहा है वो। कमाल है इस लड़के की। अब कौन से फंक्शन में क्या पहनना है ये मैं अभी बताऊंगी क्या उसे। शुभदा की आवाज में अपने बेटे के प्रति प्यार और कौतुक घुला हुआ है। माताजी का हुक्म होगा वैसा करूंगा, ऐसा कह रहा था वो। जो दो चार औरतें उससे कुछ पूछने आई थी वे सब हंसती खिलखिलाती हुई अंदर चली गई। कुसुम जी समझ गई, पुष्पा की बन गई शुभदा। और जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़कर नई काया ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही पुष्पा के साथ भी हुआ है। एकदम नई बन गई वह। कैसी खिली 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 और खूबसूरत दिख रही है। और कितना आत्मविश्वास और शान है उसके चाल ढाल में। तब कितनी फीकी फीकी चुप चुप से रहती थी, न कभी खिलखिला के हंसना, न अच्छे से बातें करना, न मुंह खोल के बातें करना। अपने आप में सिमटी रहती, अपने काम से काम रखती और अकेली अकेली रहती थी। और अभी की ये पुष्पा, यानी कि ये शुभदा, कितनी बातें कर रही है हंस हंस के सबके साथ में। कितनी हंसी मजाक कर रही है, कैसी मस्त हंस रही है। कौन कहेगा कि ये वही पुष्पा है। बढ़ती उम्र का जरा सा भी कहीं असर नहीं दिख रहा है इस पर, बल्कि पहले से भी अधिक खूबसूरत और अधिक युवा लग रही है। कौन कहेगा कि इसी के बेटे का विवाह है। गले से मंगलसूत्र उतार के खड़ी हो जाए तो कोई भी हंसते हुए इससे विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। इतनी छोटी दिख रही उम्र में। कैसे पहचानती मैं उसको, और वो भी पहचानेगी क्या मुझे। वो अपनी उम्र से 10-15 वर्ष छोटी दिख रही है और मैं उतनी ही बड़ी बूढ़ी। रहने दो, कौन जाके उसे पहचान बताए। न उसके सामने जाऊं, न वो मुझे पहचाने। कुसुम जी की आंखों के आगे वही पुराने दिन, पुरानी बातें घूमने लगी, जब वे 19-20 साल की थीं। अनाथाश्रम वाले दिन। कुसुम और पुष्पा दोनों ने एक साथ ही मैट्रिक पास किया। उनके साथ 4-6 लड़कियां और भी थी। उनमें से कुछ तो नर्सिंग कोर्स करने के लिए निकल गई। पुष्पा ने सिलाई बुनाई का कोर्स चुन लिया और वहां सीखने के लिए जाने लगी। कुसुम जी ने टाइपिंग का क्लास ज्वाइन किया। एक दिन आश्रम के सामने गेट के बाहर रिक्शा रुकी। रिक्शा में से एक दंपत्ति उतरे। बाद में मालूम पड़ा कि वे जोशी दंपत्ति थे। अनाथ आश्रम के अंदर ऑफिस रूम में जाकर सुपरिंटेंडेंट से उन्होंने कुछ बातचीत की और फिर चले गए। वैसे हमेशा ही अनाथ आश्रम में आने वाले लोगों की कमी नहीं थी। कुछ लोग दान देने के लिए आते थे तो कुछ लोग छोटे बच्चे को गोद लेने के लिए भी आते थे। इसलिए किसी का भी ध्यान उनकी तरफ खास तौर पे नहीं गया। लेकिन बाद में जोशी दंपत्ति कई बार आश्रम में मिलने आते रहे सुपरिंटेंडेंट साहब से। मिसेज जोशी एक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। उन्हें अनाथाश्रम की इन लड़कियों के बारे में, इनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, इनके भावी जीवन के सपनों के बारे में बड़ी जिज्ञासा थी और वे इसके बारे में उनसे बड़े प्यार से पूछा करती, बातें करती। वास्तव में वे अपने गूंगे बहरे लड़के के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए आई थी अनाथाश्रम में, और उन्होंने पहली नजर में कुसुम जी को ही पसंद भी कर लिया था। उन्होंने अपने घर परिवार, अपने बेटे की शारीरिक कमी, उसकी उच्च शिक्षा, उसकी नौकरी, उनके स्वयं के परिवार का वातावरण, इस सब के बारे में सुपरिटेंडेंट साहब को बताया था और उनसे कहा था कि ये सब बातें वे कुसुम को बताएं और कुसुम से इस विवाह के संबंध में उसकी राय पूछे, उसके मन की टोह ले। अगले दिन सर ने कुसुम को अपने ऑफिस कक्ष में बुलाया और कुसुम को सारी बातें बताई। जोशी दंपत्ति को तो कुसुम ने भी देखा था, उनसे मिल भी चुकी थी। उनके परिवार के बारे में,
उनके बेटे के बारे में ये भी बताया कि बेटा दिखने में बहुत ही सुंदर है, उच्च शिक्षित है। वह एक बड़ी कंपनी में टेक्सटाइल इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था और खूब अच्छी तनख्वाह ले रहा था। कमी थी तो बस एक कि वह गूंगा और बहरा था। सामने से देखने पर एकदम कोई भी उसकी इस कमी को पकड़ नहीं पाता था। कुसुम से सर ने बोला कि तुम खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर फिर अपना निर्णय मुझे 1-2 दिन में बताना। लेकिन कुसुम ने जल्दबाजी में तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया। उसने कहा, मुझे गूंगे बहरे से शादी नहीं करनी सर। जीवन भर का साथ देने वाला हमसफर गूंगा और बहरा, छे। उसने तुरंत ही मना कर दिया था। उसने सर से कहा, सर इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही वो देवानंद जैसा दिख रहा हो, वो मीठी मीठी बातें करके मुझे रिझाएगा थोड़े ना। क्या मेरी तारीफ कर सकेगा वो? कुसुम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, वो नहीं बोल सकेगा मेरे लिए? कुसुम उन दिनों वाकई बहुत सुंदर दिखती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था, बल्कि अहंकार ही था। वह ये सोचती थी कि मेरी खूबसूरती को देखकर तो कोई भी मेरे साथ हंसते हंसते विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा घर और वर मिलेगा। पैसे का क्या है, वो तो किसी भी तरह से कमाया जा सकेगा। उस समय उसके ऊपर सिनेमा का बहुत प्रभाव था। उसने सोचा, सिनेमा में भी तो शुरुआती में जो एकदम गरीब सा लड़का दिखाई देता है, सिनेमा खत्म होते होते तो करोड़ों का मालिक बन जाता है। मुझे भी ऐसा ही कोई हीरो मिल जाएगा। जब कुसुम ने यह रिश्ता अस्वीकार कर दिया तो सुपरिंटेंडेंट सर ने पुष्पा से इस रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जोशी मैडम ये चाहती हैं कि लड़की 4 दिन उनके घर में आके रहे, जिससे कि वो घर की सारी स्थिति समझ ले और लड़के के साथ में उसे किस तरह से व्यवहार करना होगा ये वो समझ ले, और मैं भी उस लड़की का चाल चलन व्यवहार, घर में रहने का तौर तरीका देख सकूं। लेकिन पहले वो घर में आके रह तो ले 4 दिन, तब आगे की बात होगी। आखिर ये जीवन भर का सवाल था, बाद में पछताने की नौबत न आए। पुष्पा उनके घर जाके रहकर आ गई। उसने सर को बता दिया कि उसे लड़का बहुत पसंद आया है। इस बात की ज़्यादा चर्चा लड़कियों में न हो, क्योंकि अगर रिश्ता आगे न बढ़ा तो पुष्पा को इस बारे में सभी लड़कियों की हंसी का पात्र न बनना पड़े। सर ने पुष्पा का वहां जाकर रह के आना गुप्त ही रखा था। फिर भी कुसुम से ही पहले पूछा गया था, इसलिए कुसुम को मालूम था। पुष्पा तू बेवकूफ है, कुसुम ने कहा था। इतनी कौन सी तुझे जल्दी पड़ी शादी करने की? अरे उससे लाख दर्जे अच्छा लड़का मिल जाएगा हम दोनों को, तुझे भी। क्या समझती है तू? अरे गूंगा बहरा लड़के के लिए तू हामी भर रही है, इतनी बदसूरत थोड़े ना है तू। कुसुम देखो, अरे हम जैसी लड़कियां जिनके माँ बाप का अता पता नहीं है, उन्हें कौन स्वीकार करेगा? उसके लिए बड़े दिल वाले भले लोगों की जरूरत होती है। ऐसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जोशी मैडम तो मुझे बहुत ममतालू लग रही है। आज तक हमें जो माँ की ममता, माँ का प्यार नहीं मिला है, मुझे तो विश्वास है कि अगर शादी हो गई तो मुझे एक माँ के रूप में वे खूब प्यार देंगी। अरे वो ठीक है पुष्पा, लेकिन माँ क्या प्यार चाहिए, इसके लिए गूंगे बहरे के साथ में पूरा जीवन बिता देगी तू? पुष्पा बड़े कोमल स्वर में बोली। कुसुम, मैं मानती हूँ कि वे गूंगे बहरे हैं, कुदरत ने उनसे एक शक्ति छीन ली है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए कुदरत ने उनमें बहुत खासियत दी है। अरे इतना स्वीट हंसते हैं वो, इतना मीठा हंसते हैं कि वो हंसते हैं तो मेरा दिल धक से रह जाता है, मेरी धड़कन रुक जाती है। और पेंटिंग, क्या बताऊं, इतना सुंदर चित्र बनाते हैं। मेरा भी चित्र बनाया है उन्होंने। और अरे वो कविता भी बहुत अच्छी रचते हैं, मेरे मुझ पर भी एक कविता बना दी है उन्होंने। अरे वाह, अभी से उनकी तरफदारी भी शुरू कर दी? कुसुम ने ताना कसा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रे कुसुम,
मुझे वाकई वो बहुत अच्छे लगे, भले ही वो गूंगे और बहरे हैं। रिश्ता तय करने में दोनों ही तरफ से कुछ थोड़ी अड़चने आई, इसलिए विवाह 6 महीने आगे टल गया। विवाह एकदम सादा कोर्ट मैरिज होने वाला था और अगले दिन जोशी दंपति एक बहुत शानदार स्वागत समारोह का आयोजन करने वाले थे, जिससे कि वे अपनी नई बहू का उनके पूरे समाज में परिचय करा सके। पूरे आश्रम को निमंत्रण था, सभी जाने वाले थे। उसी दिन कुसुम जी ने सुपरिंटेंडेंट सर के नाम एक पत्र रखकर अनाथाश्रम छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। सिलाई करते समय एक टाका कट जाए तो पूरी सिलाई उधड़ जाती है। कुछ इसी तरह का कुसुम जी के साथ भी हो गया। उनके मन में आया, उस समय कुदरत ने मेरे सामने सोने की थाली में 56 भोग रखकर परोसे थे, लेकिन अपने अहंकार में मैंने उसे ठुकरा दिया और उसके बाद मेरे नसीब ने मुझे ठुकरा दिया। हमेशा के लिए मेरी तरफ पीठ फेर ली। पुष्पा का विवाह तय होने के बाद कुछ दिनों के बाद में कुसुम जी की जगदीश के साथ में मुलाकात हुई। जहाँ वे टाइपिंग सीखने जाती थी, वहीं जगदीश भी आया करता था टाइपिंग सीखने के लिए। पहले परिचय हुआ, फिर मेल मिलाप बढ़ा, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ और इस तरह से वे पास आते गए। सिनेमा ये उन दोनों को नजदीक लाने वाली सबसे बड़ी कड़ी थी। आश्रम में से सिनेमा जाने के लिए अनुमति मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कितनी बार सिनेमा जाने के लिए उसने नए नए बहाने गढ़ के सर को धोखा दिया था। सिनेमा देखते हुए उन्हें लगता कि हीरो हीरोइन की जगह वे ही दोनों हैं और वो दोनों अपने कल्पना लोक में विचरण करने लगते। गांव में अपना घर है, मकान है, खेती बाड़ी है और मैं खुद बिजनेस करने वाला हूँ, आदि आदि जगदीश उसे बताया करता। जैसे हीरोइन हीरो की हर बात पर आंख मीच कर विश्वास रखती है, उसी तरह से कुसुम जी ने भी जगदीश पर पूरा भरोसा कर लिया। जैसे हीरोइन हीरो के लिए हर तरह के कष्ट सहकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वैसा ही कुछ करने के लिए कुसुम जी भी तैयार थी और इस तरह से दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जगदीश तो नहीं, लेकिन कुसुम जी अभी तक उन कस्मों को निभा रही हैं। अनाथाश्रम की लड़की से विवाह करने की अनुमति उसका परिवार किसी हालत में उसे नहीं देगा। जगदीश इस बात को पूरी तरह से जानता था। जगदीश से अपना विवाह होगा भी या नहीं, इस बारे में उसे भी पूरा भरोसा नहीं था। बस यही सोचकर उन दोनों ने मंदिर में जाके विवाह कर लिया। जगदीश के मित्र आए थे विवाह में। कुसुम की सहेलियां विवाह में आने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उस दिन पुष्पा की विवाह का स्वागत समारोह था। वहां सब लोग जाने वाली थी। जगदीश के साथ विवाह करके मैं हमेशा के लिए आश्रम छोड़ के जा रही हूँ, इस आशय की चिट्ठी कुसुम ने सर के टेबल पर रख दी थी। विवाह होते ही दूसरे ही दिन कुसुम स्वप्नलोक से, सपनों की दुनिया से सच्चाई के कठोर धरातल पर आ गिरी। उसे जगदीश की वास्तविकता का भान हुआ। जगदीश का कई महीनों का किराया बाकी था, उसी में वह विवाह करके लड़की को अपने कमरे पर ले आया। जगदीश उस समय पढ़ रहा था, इसलिए कॉलेज का छात्र इस रूप में उसे कमरा किराए पर दिया गया था। कमरे में स्टोव जलाने तक की अनुमति नहीं थी उसे। वो विवाह करके आया है, यह खबर मिलते ही मकान मालिक ने तुरंत ही उसे घर से बाहर कर दिया। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, वैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। कोई भला आदमी, न कोई उसका मित्र, कोई भी उन दोनों को अपने घर में रख लेने के लिए तैयार न हुआ। आखिर इस मतलबी स्वार्थी दुनिया को गालियां देता हुआ जगदीश कुसुम को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसके माँ बाप ने उनके हालात अच्छे न होने के बावजूद, जगदीश उनका बड़ा बेटा था, तो उसे शहर में पढ़ने के लिए रखा। उसके खर्चे वे बड़े मुश्किल से चलाते थे। बस उनको उससे ये उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर अच्छा काम ढूंढेगा और उनका सहारा बनेगा। जब उन्होंने देखा कि जगदीश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के विवाह करके आ गया है, उनके सारे सपने धराशायी हो गए। फिर भी उन्होंने लड़की को देखकर
समझदारी का परिचय दिया और उन दोनों को घर में रहने के लिए कहा। लेकिन हमेशा के लिए वे उन दोनों को अपने घर में रखने वाले नहीं थे। वो उनके लिए शरण स्थली नहीं बन सकता था। घर में पहले ही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला मामला था। 4-6 दिन माता पिता के पास रहकर जगदीश कुसुम को लेकर वापस शहर में आ गया। शहर में जगदीश के मामा जी रहते थे। मामा जी की पहचान से नौकरी मिल जाएगी, कुछ अपनी गृहस्थी जमाते आएगी, ये सोचकर जगदीश मामा जी के घर गया। कुसुम ने अपनी गृहस्थी के क्या क्या सुंदर सपने संजाए थे। सब कुछ ठीक ठाक हो जाने पर उनकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे चलती, तब वह अपने आश्रम से सभी लोगों को एक बढ़िया दावत देने वाली थी। पुष्पा को भी उसके पति के साथ निमंत्रण देने वाली थी। लेकिन उसकी सारी आशाएं, सारे मंसूबे बस उसके सपने ही रह गए। जगदीश दिखने का अच्छा था, लेकिन भयंकर आलसी स्वभाव का था। उसे किसी भी काम को करने की लगन नहीं थी, इसलिए किसी भी काम में, किसी भी नौकरी में वो टिक नहीं पाता था। थोड़ा पैसा हाथ में आते ही वह सिनेमा देखता, नए कपड़े खरीद लेता, होटलिंग करता और सारा पैसा उड़ा देता। उसकी पढ़ाई पूरी हुई नहीं थी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता वो बहुत साधारण स्तर का हुआ करता था। पैसा भी कम मिलता था। फिर सारी दुनिया अपने दुश्मन है, मुझे आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं देता कोई, ऐसा लगता उसे। फटाफट अमीर बनने के सपने को लेकर वो सट्टेबाजी, तीन पत्ती की तरफ मुड़ गया और फिर उसे सिगरेट और शराब पीने की लत लग गई। जगदीश के मामा जी ने ही बात की, तब जाकर उसे मंगल कार्यालय में मैनेजर के पद पर नौकरी मिली थी। कार्यालय का मालिक जो था वो मामा जी के बचपन का मित्र था, मामा जी ने बताया था। फिर कुसुम ने भी कार्यालय में जो काम उसे मिलता या दिया जाता वो करने लग गई। अब शिकायत करती भी तो किससे? अनाथाश्रम में उसे वापस अनुमति थोड़ी मिलती रहने की। कुसुम ने गलत चाल चली थी। विवाह के लिए जब पुष्पा अनाथाश्रम से निकली, तब उसने सबसे मिलकर विदाई ली। वही कुसुम जी की और पुष्पा की आखिरी मुलाकात थी। उसने भी विवाह के बाद आश्रम छोड़ा और मैंने भी वही किया। बाद में किसी की किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। कौन कहाँ है कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। अपनी गृहस्थी ऐसी फटेहाल, इसलिए चिट्ठी लिखकर भी किसी सहेली से संपर्क बनाए रखने की इच्छा ही नहीं हुई, मन ही नहीं हुआ। हमेशा यही लगता रहा कि जब सहेलियों को मेरी फटेहाल गृहस्थी दिखेगी तो सब मुझे तिरस्कार की नज़र से देखकर यही तो कहेंगे ना कि आश्रम से भागकर शादी की, वो भी ऐसे फटेहाल आदमी से। सबसे संपर्क टूट जाने की वजह से एक तरह से कुसुम जी को अच्छा ही लगता था। और आज पुष्पा दिखी। वो अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से मगन है, संतुष्ट है। उसकी तृप्ति और उसका संतोष उसके शरीर के पोर पोर से फूटा पड़ रहा है। जैसे तकदीर ने फूलों की चादरें बिछाकर रखी है उसे चलने के लिए। एक वक्त पर भगवान ने इसी तरह की सारी सजावट, सारी तैयारी करके मुझे भी तो इशारा किया था, लेकिन मैं ही बदनसीब। मैं उस रास्ते को छोड़ के उसके पास वाली पगडंडी से निकल पड़ी। ये सारा ऐशो आराम अपना हुआ होता, इस सारे सुख समृद्धि की मालकिन मैं हुई होती। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि जिसको मैंने तिरस्कार के नज़र से देखा था, आज उसी के सामने मैं परोसनदारी करने के लिए खड़ी होने वाली हूँ। चटनी, नमक, साग, सब्जी परोसने के लिए उसके सामने खड़ी होना होगा मुझे। उसकी और उसके परिवार की हर बात को झेलने के लिए तत्परता से दौड़ना है मुझे इस हाल में देखकर वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी वह? उसने जो निर्णय लिया था उस समय मैंने उसे बेवकूफ कह के उसकी हंसी उड़ाई थी। अब मुझे इस हाल में देखकर वो क्या कहेगी मुझे? उफ, रहने ही दो।
न वो मुझे देखे और न वो मुझे पहचाने। जैसे ही कुसुम जी के मन में ये बात आई, तुरंत ही वे उठी और तीव्र गति से चलती हुई कार्यालय के रसोई घर में पहुंच गई। सामान्यतः जब विवाह के लिए दोनों पक्ष कार्यालय में आते तो उस समय से लेकर तो उनकी विदाई होने तक कुसुम जी बाहर अपना आसन जमाए बैठी रहा करती थी। विवाह का हर संस्कार अपने घर का ही विवाह विधि चल रहा हो, इस तरह से निहारा करती। इस बात को लेकर कार्यालय के सभी काम करने वाले लोग उनकी हमेशा हंसी उड़ाते। आज बाहर वधू पक्ष वर पक्ष मौजूद थे, इसके बावजूद न उन्होंने किसी से बात की, न दूल्हा दुल्हन के बारे में बात की, न उनके आगे पीछे घूमी, बल्कि सीधे रसोई घर में आके खड़ी हो गई है। ये देखकर रसोई में काम करने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुसुम जी, आप इस समय अंदर रसोई में? आपकी तबीयत ठीक है ना? किसी ने पूछा और बाकी सब उनकी नजर बचा के एक दूसरे को इशारा करके हंसने लगे। किसी को भी कोई प्रत्युत्तर दिए बिना कुसुम जी पूरी शक्ति जैसे किसी ने निचोड़ ली हो, इस तरह से धम से जमीन पर वहीं बैठ गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तकदीर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि तकदीर के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। सामने रखा हुआ सोने का कलश भी आदमी ठुकरा के चल देता है। क्या कुसुम जी ने इस तरह से अनाथाश्रम से भागकर विवाह किया, वो सही किया? क्या उन्हें अपने सुपरिंटेंडेंट को जगदीश के बारे में बताना चाहिए था? वे उसे निश्चित रूप से कुछ न कुछ सही सलाह देते। आपकी क्या राय है? कहानी के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।